अमन चलना यार, तू रोज लेट करता है, चल अब जल्दी से आजा। दिनेश और राहुल अमन के घर का दरवाजा पीटते हुए उसे खेलने के लिए बुला रहे थे। इससे पहले ही दिनेश फिर से चिल्लाता। अमन हाथ में बैट लिए दोनों के सामने खड़ा था। आज कहाँ जगह मिली? अमन ने आते ही दिनेश से पूछा। चल ना, एक मस्त जगह मिली है, वहां हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, मस्त आराम से क्रिकेट खेलेंगे हम लोग। दिनेश की बात सुन अमन और राहुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तीनों अब एक साथ एक रास्ते को चल दिए थे। यार मैं सोच रहा हूं गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों को क्रिकेट ही खेलना चाहिए। पता नहीं है मॉम डैड को क्यों हर बार वेकेशन जाने की सोचती है। राहुल अपनी जेब से बॉल निकाल उसे हवा में उछालता हुआ सबसे कह रहा था कि तभी अमन के कदम एकदम से रुक गए। दिनेश, ये तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? यहाँ मम्मी ने आने से साफ मना किया है, ये कब्रिस्तान है। माँ कहती है कि यहाँ काला जादू और बुरी शक्ति पाने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों मैं तो कहता हूँ हम लोगों को अभी चलना चाहिए, मैच कभी और खेलेंगे। अमन को ऐसे रुकते देख दिनेश और राहुल भी एक पल को सोच में पड़ गए। तभी राहुल बोला, यार दिनेश, अभी बस शाम होने ही वाली है, आधे घंटे खेल लेते हैं फिर चले जाएंगे। और हम तीन ही तो लोग हैं, एक बैटिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा और तीसरा फील्डिंग। इसमें तो क्या सोचना, वैसे भी हम कब्रिस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान के दूसरी तरफ खेलेंगे। राहुल सबसे कहता हुआ कब्रिस्तान की ओर चल दिया और उसके ठीक पीछे दिनेश भी। पर अमन की हिम्मत अभी भी दम तोड़ रही थी। पर बाकियों को जाता देख अमन भी बिना कुछ सोचे सबके साथ चल दिया। तीनों कब्रिस्तान के पीछे जहां एक छोटा सा खाली मैदान था वहां पहुंचकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अमन को बैटिंग मिली और राहुल को बॉलिंग। दिनेश बेचारा ग्राउंड के आखिरी छोर पर खड़ा फील्डिंग कर रहा था। तभी अमन ने एक शॉट मारा और बॉल कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा दी। बॉल के अंदर जाते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अमन यार, ये तूने क्या किया? अब बॉल को अंदर से कौन लेकर आएगा? वो लाएगा जिसने बॉल अंदर पहुंचाई है। अच्छा, तो फिर फील्डर किस काम का? बॉल तो उसे रोकनी चाहिए थी ना। अच्छा, तू कहीं भी मार देगा तो मैं कहीं से बॉल थोड़ी ना ले आऊंगा। तीनों दोस्तों में तर्क वितर्क चालू हो गया। बॉल को लेकर तीनों में बुरी बहस छिड़ गई कि अचानक ही बॉल खुद ब खुद कब्रिस्तान से वापस आ गई। बॉल को वापस आता देख तीनों चौंक गए। तभी अमन ने कहा, लगता है कोई अंदर है जो हमारी बातें सुन रहा है। इतना कहकर अमन ने तुरंत बॉल उठाई और उसे वापस फेंक दिया। बॉल एक बार फिर अपने आप वापस आ गई। तीनों दोस्तों को यकीन हो गया था कि जरूर कब्रिस्तान के अंदर कोई है। कौन है अंदर? दिनेश ने चिल्लाते हुए पूछा। पर दीवार की उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। तो इस पर अमन ने बॉल को दोबारा कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया। बॉल एक बार फिर जाकर वापस आ गई। अब सबको इतना यकीन हो गया था कि कब्रिस्तान के अंदर जरूर कोई है जो बॉल वापस दे रहा है, बस बोल नहीं रहा है। क्या आप हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे? इस बार राहुल ने जोर की आवाज लगाई, पर इस बार भी उसका सवाल खाली ही गया। तीनों बेचैन हो उठे थे। जब किसी से भी रहा नहीं गया तो तीनों एक साथ कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़कर अंदर झांकने लगे। अरे कहाँ गायब हो गए? कोई है क्या? बॉल कौन वापस फेंक रहा था? जरा सामने तो आओ। अमन जोर जोर से किसी को पुकारता हुआ आवाजें लगा रहा था। सभी बच्चे अब एक पल को शांत होकर कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर पूरे कब्रिस्तान के सन्नाटे को महसूस कर सकते थे। सबकी नजरें कब्र से होते हुए एक पेड़ पर जा रुकी, क्योंकि उस पेड़ से उन्हीं के हम उम्र का एक बच्चा पेड़ की डाल से उल्टा लटक झूल रहा था। अच्छा, तो तुम थे जो बॉल फेंक रहे थे? हाँ, मैंने ही बॉल वापस फेंकी थी। तुम्हारे इतना बोलने पर भी तुमने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि फिर तुम मुझे बाहर खेलने के लिए बुलाते और अब्बू ने मुझे इस कब्रिस्तान से बाहर जाने से सख्त मना किया है। कहते हैं कि असली शांति यही मिलती है, बाहर बहुत शोर शराबा है और अंत में सबको यही आना होता है, तो फिर यहाँ से बाहर क्यों जाना? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बाहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम लोग तो अंदर आ गए। इतना कहकर तीनों ने कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी। पर अब सबकी नजरें एक खाली मैदान को तरस रही थीं, जहां वो लोग खेल सकते थे। इस पर पहले से कब्रिस्तान के अंदर मौजूद उस बच्चे ने खुद ही कहा, क्या हुआ?
खेलने की जगह ढूंढ रहे हो क्या? चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। इतना कहकर वो बच्चा अपने साथ दिनेश, अमन और राहुल को अपने साथ लिए खाली मैदान की ओर चल दिया। जगह तो अच्छी थी, पर कब्रिस्तान के दूसरे कोने पर थी। सबने अभी क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था कि शाम हो गई और तीनों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब जल्दी हम लोगों को घर चलना चाहिए, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अच्छा, हम सब चलते हैं, कल फिर आएंगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। दिनेश के कहते ही अमन और राहुल उसके पीछे चल दिए, पर अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। तीनों दोस्त अभी कुछ ही कदम दूर गए थे कि तीनों एकदम से हवा में उड़ने लगे। अमन, ये हम सबको क्या हो रहा है? हम लोगों को हवा में किसने उड़ाया? पता नहीं दिनेश, ये सब कौन कर रहा है? सभी बच्चों को डर सता रहा था। सबकी जान उनके हलक में अटकी हुई थी कि तभी राहुल ने चीखते हुए कहा, दिनेश और अमन, वो देखो, वो बच्चे को, वो ये सब कर रहा है। राहुल के इशारे पर जब अमन और दिनेश ने भी उस बच्चे को देखा तो उसकी आंखें बंद थी और वो कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लगातार एक विशाल राक्षस में बदलता जा रहा था, जिसे देख वो सभी बच्चे हवा में ही छटपटाने लगे थे। उन्हें अब उनकी मौत साफ दिखाई देने लगी थी। जो बच्चा अभी कुछ देर पहले दिनेश और अमन के साथ क्रिकेट खेल रहा था, वही बच्चा अब एक भयानक इफरित का रूप ले चुका था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं पापा से तुमको दिलवा दूंगा, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो। अमन और राहुल रोते हुए उस इफरित से कह रहे थे, पर उस राक्षस ने तीनों बच्चों में से किसी की नहीं सुनी। मैं इफरित हूँ, इफरित, और तुम तीनों मेरा शिकार हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर इफरित उड़ता हुआ सीधा दिनेश के पास गया और उसे गर्दन से पकड़कर उसके जिस्म से उसका सारा खून चूसने लगा। दिनेश को अपने सामने तड़पता देख राहुल और अमन की रूह कांप गई थी। इफरित को इतनी बेरहमी से दिनेश को मारता देख अमन और राहुल का डर के मारे खून सूखने लगा था। दिनेश के बदन से सारा खून इफरित चूस चुका था, पर दिनेश का मुर्दा शव अभी भी हवा में ही लहरा रहा था। दिनेश को खत्म कर इफरित का अगला शिकार राहुल था। इफरित ने राहुल के साथ भी वही किया जो उसने दिनेश के साथ किया था। इफरित ने पहले तो राहुल का सर पकड़ उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। राहुल को तड़पता देख अमन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर इफरित ने अमन की आंखों के सामने ही राहुल के बदन का सारा खून पी उसे मुर्दा कर दिया। दिनेश के साथ दरिंदगी और राहुल के साथ होती हैवानियत देख अमन के डर के मारे दिल का दौरा पड़ गया। इफरित ने अभी अमन को छुआ ही था, लेकिन अमन तो पहले से ही मर चुका था। पर इफरित ने अमन के मुर्दा शरीर को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके साथ भी वही किया जो उसने दिनेश और राहुल के साथ किया था। तीनों के मुर्दा शरीर अब हवा में ही लहरा रहे थे। तीनों बच्चों का खून पी इफरित पहले से और ताकतवर और बलवान हो चुका था। उसने तुरंत ही कुछ मंत्र पढ़े और जमीन पर 3 खबरें बन गईं और अगले ही पल तीनों बच्चों के मुर्दा शरीर हमेशा हमेशा के लिए कब्र के अंदर दफन हो गए। फिर इफरित भी वापस पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और धीरे धीरे विलुप्त हो गया। पूरी कॉलोनी में तीनों बच्चों के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। मामला सीबीआई तक जा पहुंचा, लेकिन कोई भी बच्चों को ढूंढ नहीं पाया। मगर आप तो जानते ही हैं कि आखिर उन बच्चों को इफरित ने मारा था। दरअसल इफरित का जिक्र कुरान में किया गया है। इफरित बहुत ज्यादा ताकतवर और होशियार होता है। यह हमारे साथ हमारी ही दुनिया में हमारे बीच रहता है। इनका दुनिया में सिर्फ एक मकसद है कि अपनी जनजाति और अपनी प्रजाति को बढ़ावा दे सकें और ऐसे कई इफरित को पैदा कर सकें जो एक दिन इंसानों का अपना गुलाम बना इंसानियत पर हुकूमत करें। पर ऐसा बहुत जगह पर लिखा गया है कि काले जादू से इफरित को मारा जा सकता है और मारा भी गया है। पर आज की दुनिया में विद्या विलुप्त होती जा रही है, या फिर इफरित के नाम पर बहुत भ्रम या धोखे फैलाए जा रहे हैं।
पर सच तो ये है कि जिसने भी इफरित को असली जिंदगी में देखा भी है वो किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा।